वेलकम क्लास 5। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 5 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन ए है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज द 26th of January is an important date in the history of India। इंडिया की हिस्ट्री में 26 जनवरी ही क्यों इम्पोर्टेंट है? तो इसका आंसर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट इंडिया बिकेम अ सोवेरियन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and therefore the 26th of January is an important date in the history of India। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया और जब से ये कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया तब इंडिया सोवेरियन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो गया। यहाँ पर सोवेरियन यानी फॉरेन कंट्री की गुलामी से इंडिया मुक्त हो गया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी पीपल द्वारा चुना गया लीडर ही कंट्री को गवर्न करेगा। तो इस तरह से इंडिया इसी दिन से सोवेरियन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हुआ। इसलिए 26 ऑफ जनवरी इंडिया की हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट डेट है। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट डज द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर? आंसर इज the preamble to the constitution declares that we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure all its citizens। स्टूडेंट यहाँ पर हमें प्रीएम्बल डिक्लेयर करता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो पीपल है इंडिया के, सोलमनली रिजॉल्व करते हैं कि टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो सोवेरियन हो। सोवेरियन यानी फ्री हो, किसी भी फॉरेन कंट्री के कंट्रोल में से ये फ्री हो, यानी किसी भी फॉरेन कंट्री की गुलामी में ना हो अपना देश। सोशलिस्ट हो यानी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। सेक्युलर हो यानी एवरी पर्सन इज फ्री टू प्रैक्टिस हिज और हर रिलीजियन, किसी भी पर्सन को अपना रिलीजियन प्रैक्टिस करने की फ्रीडम हो। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जैसे मैंने आगे बताया कि हमारा देश कोई किंग रूल नहीं करेगा, लेकिन इलेक्टेड हेड ऑफ अ स्टेट, जिसको पीपल ने इलेक्ट किया है, वही इस कंट्री को रूल करेगा। और सभी सिटीजन को सिक्योरिटी देने की भी यहाँ पर रिजॉल्व किया गया है। तो इस तरह से ये सब प्रीएम्बल में डिक्लेयर किया गया है। क्वेश्चन 3 व्हाई डू वी नीड फंडामेंटल राइट्स? हमें फंडामेंटल राइट्स की क्यों जरूरत पड़ती है? आंसर इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज पुट डाउन सर्टेन राइट्स फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स। These are known as fundamental rights and they are considered as a basic rights for people to live in society peacefully and therefore we need fundamental rights to live peacefully in society। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पर कुछ राइट्स को पुट डाउन किया है उसके सिटीजन के लिए और उसी को ही हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का मतलब है बेसिक राइट फॉर पीपल टू लिव इन सोसाइटी पीसफुली, यानी शांति से सोसाइटी में रहने के लिए कुछ बेसिक राइट्स है। और इस तरह से हमें सोसाइटी में हम पीसफुली रह सके, इसलिए फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट आर फंडामेंटल ड्यूटीज? मेंशन एनी 2 फंडामेंटल ड्यूटीज। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज, वो क्या है और जो 6 फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है उसमें से कोई भी 2 फंडामेंटल ड्यूटीज हमें बताओ। तो आंसर है राइट्स ऑलवेज कम विथ ड्यूटीज। वी कैन नॉट एंजॉय राइट्स विदाउट फुलफिलिंग आवर ड्यूटीज। टू बी अ गुड सिटीजन ऑफ आवर कंट्री we must not only enjoy our rights but also do our duties।
अब जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स और ड्यूटीज दोनों दी गई है, अब राइट्स तो हमें पता चलता है, हमारा हक तो हमें पता चलता है, लेकिन इसके साथ साथ हमें हमारी फर्ज भी नहीं भूलनी चाहिए। हम लोग अपना राइट्स तब तक एंजॉय नहीं कर सकते जब तक हम अपनी देश के प्रति जो फर्ज है उसको हम फुलफिल नहीं करते हैं। अगर हम देश के गुड सिटीजन हैं तो हमें सिर्फ राइट को ही एंजॉय नहीं करना चाहिए, लेकिन जो हमारी फर्ज है देश के प्रति उसको भी निभाना चाहिए। अब द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज। अब जो हमें 2 फंडामेंटल ड्यूटीज पूछी है तो वो हम देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट है वी मस्ट सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। एंड सेकेंड इज वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। हमें अपने नेशनल फ्लैग यानी तिरंगा एंड द नेशनल एंथम यानी जन गण मन को रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो ये है 2 फंडामेंटल ड्यूटीज। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। आंसर इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहां पर जैसे हमारी बॉडी में स्टमक, लंग्स, हार्ट ये सब ऑर्गन्स है, उस तरह से एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी भी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है जिसके बिना गवर्नमेंट पॉसिबल नहीं है। तो आइए वन बाय वन हम देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव में क्या आता है। तो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये सब एग्जीक्यूटिव में आते हैं। फिर लेजिस्लेचर में आता है राज्यसभा, लोकसभा और जुडिशरी में आते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो ये सब है जिसके बिना गवर्नमेंट पॉसिबल नहीं है। इन सब से मिलकर ही गवर्नमेंट बनती है और इसको ही ऑर्गन्स कहा गया है गवर्नमेंट का, इन तीनों को। क्वेश्चन बी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विथ डैश। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसके साथ स्टार्ट होता है? द आंसर है प्रीएम्बल के साथ। सेकेंड, राइट्स एंड ड्यूटीज आर लेड डाउन बाय द डैश। आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड, fill in the blanks. If any citizen feels that his or her dash rights are being violated, he or she can seek dash from the courts. तो फर्स्ट में आंसर आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल और सेकेंड fill in the blanks का आंसर होगा जस्टिस। अगर किसी सिटीजन को फील होता है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वायोलेट हो रहा है तो वो कोर्ट में जाके जस्टिस मांग सकते हैं। Next is fourth, rules laid down by the constitutions are executed by the। जो रूल्स कॉन्स्टिट्यूशंस ने ले डाउन किए उसको कौन एग्जीक्यूट करता है? आंसर है गवर्नमेंट। फिफ्थ, fill in the blanks. इंडिया हैज एन डैश जुडिशरी। इंडिया की जो जुडिशरी है वो किस प्रकार की है? तो आंसर है इंडिपेंडेंट। इंडिया की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। क्वेश्चन सी, राइट FR फॉर फंडामेंटल राइट्स और FD फॉर फंडामेंटल ड्यूटी। यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स भी है और फंडामेंटल ड्यूटी भी है। तो अगर वो फंडामेंटल राइट्स है तो उसके सामने हमें FR लिखना है, अगर वो फंडामेंटल ड्यूटी है तो उसके सामने हमने FD लिख देना है। तो फर्स्ट है वी मस्ट सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। तो आंसर है FD, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। सेकेंड इज वी मस्ट प्रमोट हार्मनी अमोंग ऑल पीपल ऑफ इंडिया। तो आंसर है ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी, तो हम यहां पर FD लिखेंगे। थर्ड है एवरी पर्सन इज कंसिडर्ड इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। सब पर्सन लॉ के सामने बराबर है, इक्वल है।
तो ये एक हमारा फंडामेंटल राइट है, तो हम यहाँ पर FR लिखेंगे। फोर्थ, अ सिटीजन कैन सीक रिड्रेसल फ्रॉम द कोर्ट। द आंसर इज फंडामेंटल राइट। ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। फिफ्थ, फोर्स्ड लेबर, चाइल्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग आर इलीगल। तो ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट्स में है, इसलिए हम यहाँ पर FR लिखेंगे। सिक्स्थ है, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो ये भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, इसलिए हम यहाँ पर FD लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस, जो हमें पेज नंबर 38 पर दिया गया है, उसी क्वेश्चन को हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। क्वेश्चन है, व्हाई इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इंपॉर्टेंट? आंसर है, independent judiciary is an important because the judiciary act as a guardian of the rights and liberties of the citizens. All are equal before law. अब जो जुडिशरी है वो सिटीजन के राइट्स और लिबर्टीज को गार्ड करती है, इसलिए वो गार्डियन के जगह पर है, और जितने भी सिटीजन है वो सब लॉ के सामने इक्वल है, और इसलिए इस देश में इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम इनसाइड। कभी कभार ऐसा होता है ना कि लेसन के अंदर से भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, वो पूछे जा सकते हैं, तो उसको भी हमने यहाँ पर ले लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है स्टूडेंट? तो आंसर है, अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सिस्टम ऑफ बिलीफ्स एंड लॉज बाय विच अ कंट्री, अ स्टेट और एन ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड। अब अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन एक सिस्टम ऑफ बिलीफ है, लॉ है, जिससे कंट्री, स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन गवर्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आंसर इज, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच कंसिस्टेड ऑफ 389 मेंबर्स ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को किसने ड्राफ्ट किया? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो 389 मेंबर्स थे, उन सब ने मिलकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी? अब जो हमने आगे देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स थे जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उसके चेयरमैन कौन थे? तो आंसर है, डॉक्टर BR आम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज अ रिपब्लिक डे? 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे की तरह क्यों मनाते हैं? आंसर इज, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 एंड देयरफॉर वी सेलिब्रेट दिस डे एवरी ईयर एज अ रिपब्लिक डे। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी को ही लागू किया गया, और तब से हमारा देश जो था वो सॉवेरियन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हुआ, और इसलिए हम इस डे को रिपब्लिक डे की तरह मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? नेम एनी 3 ऑफ देम। स्टूडेंट, यहाँ पर हमें पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, और किसी भी 3 राइट्स के नाम बताओ। तो आंसर है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज पुट डाउन certain rights for all its citizens, and these are known as fundamental rights. The following are some fundamental rights. First, right to equality. Second, right to freedom. Third, cultural and educational rights. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने सब सिटीजन के लिए कुछ राइट्स यानी हक ले डाउन किए हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसे ही हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं।
तो इसमें से जो 3 राइट्स हमने यहाँ पर लिए हैं, फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन लॉ के नजरों में इक्वल है। यहाँ पर कोई भी कास्ट और रिलीजन के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, सब लॉ के सामने एक समान है। राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का मतलब होता है कोई भी पर्सन अपना स्पीच या एक्सप्रेशन फ्रीली दे सकता है। अपना प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो किसी का कोई भी चीज का बिजनेस करता हो, तो वो अपनी प्रैक्टिस फ्रीली कर सकता है, उसको वो फ्रीडम है वो करने की। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये जो एजुकेशनल राइट है वो इम्पोर्टेंट राइट है फॉर ऑल सिटीजन, और इसमें गवर्नमेंट स्कूल्स भी रिस्पॉन्सिबल है फ्री एजुकेशन अप टू 14 एज तक के चिल्ड्रेन को फ्री एजुकेशन देने के लिए गवर्नमेंट स्कूल भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये भी एक राइट है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? राइट एनी 3 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मीनिंग होता है डायरेक्टिव यानी जो डायरेक्शन दिखाए वो, और प्रिंसिपल्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये जो डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स है वो क्या है, और हमें 3 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिखने हैं। तो आंसर है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज लेड डाउन certain guidelines for the governing bodies on the basis of which they can frame laws and policies, and these guidelines are called directive principles. Some of directive principles are as follows. First is to provide a work for all. Second, to protect the environment. Third, to provide equal wages for equal work. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसने कुछ गाइड करे ऐसी लाइंस उसमें ले डाउन की है जो किसके लिए, तो गवर्निंग बॉडीज के लिए, और इसके बेस पर वो जो गवर्निंग बॉडीज है वो अपने लॉज एंड पॉलिसीज बना सके, फ्रेम कर सके उसको, इसलिए ये गाइडलाइंस कॉन्स्टिट्यूशंस में डाली गई है। इसी गाइडलाइंस को ही हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं। अब सम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर एज फॉलोज। तो फर्स्ट है टू प्रोवाइड वर्क फॉर ऑल। कंट्री में जितने भी लोग हैं उन सबको वर्क प्रोवाइड करना। टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, हमारे देश का जो एनवायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना। टू प्रोवाइड इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, इक्वल वर्क के लिए सबको इक्वल पेमेंट मिले, वेजेस मतलब पेमेंट मिले, उस तरह का बंदोबस्त करना। तो ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, इसके अलावा भी है लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ 3 ही लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु फॉर्म द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट? आंसर है द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे हमने आगे देखा कि गवर्नमेंट जो है उसके 3 ऑर्गन्स है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। अब ये जो फर्स्ट ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव, वो किससे बनता है? तो प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब मिलकर एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट बनाते हैं। क्वेश्चन 8, विच आर द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एट द सेंटर? 2 पार्लियामेंट के हाउसेज कौन से हैं? तो आंसर है द राज्यसभा और द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द लोकसभा और द हाउसेज ऑफ पीपल आर द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एट द सेंटर। राज्यसभा और लोकसभा तो हम हिंदी में कहते हैं, एक्चुअली वो राज्यसभा का दूसरा नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड लोकसभा का दूसरा नाम है हाउस ऑफ पीपल। तो ये 2 हाउसेज है जो पार्लियामेंट के है। सम एक्स्ट्रा फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, the highest court of law is the Dash court which is located in Delhi. Highest court of law कौन सा है जो दिल्ली में आया है? तो आंसर है सुप्रीम कोर्ट। Second, every state has a high court with the Dash as its head. जो स्टेट में जो हाई कोर्ट आया है उसमें हेड कौन होता है, सबसे ऊपर कौन होता है? तो
आंसर है चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस है वो सबसे ऊपर होते हैं। थर्ड, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डैश सिस्टम विथ अ यूनिटरी बायस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का सिस्टम है? तो आंसर है फेडरल सिस्टम। फोर्थ, ड्यूरिंग इमरजेंसी ऑल पावर्स आर विथ डैश। जब देश में आपातकालीन की स्थिति होती है, कोई प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, तो जो पावर्स होता है वो किसके पास होते हैं? उसके तब डिसीजन लेने का। तो आंसर है सेंटर के पास। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास आपातकालीन स्थिति में देश के लिए डिसीजन लेने का पावर होता है।